हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, राइट। वन बाय वन इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं मैंने सबको जॉट डाउन किया है। एंड मोस्टली मैं 5 वीडियो में आपको पूरे इंडियन ज्योग्राफी अगले 5 लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अभी तक पॉलिटी के ऑलमोस्ट 90% कंटेंट मैं डाल चुका हूं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 50% कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। उसको भी धीरे धीरे जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स छूट गए हैं या जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे कवर करूंगा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं वन बाय वन बीच बीच में वीडियो डालता रहूंगा। बहरहाल मैं इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज अभी शुरू कर रहा हूं उसे अगले 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी का भी मैं कुछ टॉपिक्स जॉट डाउन किया हूं वो भी कंप्लीट करा देंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम लोग सिर्फ इस सब टॉपिक को कवर करेंगे, लोकेशन एंड लैंड बॉर्डर। बाकी के जो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ये सब दो दो करके मैं अगले 4 वीडियो में बाकी सब मैं डेमोग्राफी ऑफ इंडिया तक कंप्लीट करा दूंगा। आज का पहला जो टॉपिक है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा कि इंडिया एंड इट्स लोकेशन के बारे में। इसके अंदर हम लोग 2-3 डेप्थ में सब टॉपिक देखेंगे बेसिकली, जिसमें आ जाएगा अपना टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन वगैरह। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखेंगे, राइट। उसके बाद जितने भी कोस्ट लाइन है, मतलब जो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उस कोस्ट लाइन के बारे में देखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वो सबको एक एक नुएंसेस को डेप्थ में आज हम लोग कवर करते चलेंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। एंड आज जो ये फर्स्ट लेक्चर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है। अगर आप आज नहीं समझोगे देन आगे दिक्कत होगा बाकी सब समझने में, इसलिए आज का लेक्चर ध्यान से देखेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन इज लोकेशन। इंडियन ज्योग्राफी जब भी हम शुरू करेंगे तो इंडिया एंड इट्स लोकेशन में सबसे पहले भारत बसा कहाँ है उसके लोकेशन को हम लोग देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखें इस पीडीएफ में जो भी कुछ लिखा है एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है एंड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, राइट। एंड जहां नेसेसरी होगा कि मैं एक्सप्लेनेशन और जो नॉन एक्सप्लेनेटरी या फैक्ट है वो तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बट जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता है, जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, राइट। सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन की बात कर ले तो आप ये देखो, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, राइट। आप ऐसे समझ लो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो बेसिकली अगर इन टोटालिटी बात करें तो इंडिया का लोकेशन है नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोले तो वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो लोकेशन कुल मिला के यहाँ आता है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बोलते हैं। कॉन्टिनेंट का आप सबको पता है, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में। सो फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर दैट इंडिया का लोकेशन जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है। और हेमिस्फेयर की बात करें तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न नहीं स्पेसिफिकली मेंशन है आप नॉर्थ हेमिस्फेयर के साथ जा सकते हो, राइट। उसके बाद आ जाता है कि इंडिया का जो मतलब बहुत सारे कंट्री हैं, राइट। जितने भी कंट्री है उसमें इंडिया एरिया वाइज कितने नंबर पे आता है, तो इंडिया एरिया वाइज 7th नंबर पे आता है। इंडिया एरिया वाइज कितने नंबर पे आता है, तो 7th नंबर पे आता है। अब आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि इससे पहले 6 नंबर पे कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूं, एरिया वाइज की मैं बात कर रहा हूं, एरिया वाइज की। तो सबसे पहले एरिया वाइज की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एरिया किस राष्ट्र के पास है, तो वो है रसिया के पास, राइट। उसके बाद है कनाडा के पास, उसके बाद है आपको यूएसए के पास, राइट। रसिया के पास है, कनाडा के पास है, यूएसए के पास है। और 3 और देश है जिसके पास भारत से ज्यादा है। आप इमेजिन करो छठे नंबर पे जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर पे जो देश है ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन आप समझ लो भारत के किसी भी राज्य से भी कम है, बट वो इंडिया से ज्यादा एरिया ओन करता है। 5th नंबर पे अपना आता है ब्राजील। 5th नंबर पे आता है ब्राजील, राइट। सो ऐसे करके जो टोटल 6 कंट्री है जिनका एरिया इंडिया से ज्यादा है, और इंडिया आता है 7th नंबर पे। और इंडिया जो है वर्ल्ड का टोटल 2/4% ऑफ द लैंड ऑक्युपाई करता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द लैंड एक्वायर करता है।
राइट। तो ये कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ये फैक्ट, ये ध्यान रखेंगे। अब ये आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहली बात कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये एक हार्ड फैक्ट है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया ये एक हार्ड फैक्ट है। आप इसे अपने दिमाग में बिठा ले कि लैटिट्यूड जो होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, एंड लॉन्गिट्यूड जो होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। ये जो ऊपर कॉमा टाइप का आपको दिख रहा है, कॉलन टाइप का, ये बेसिकली इसे मिनट्स बोलते हैं, एंड इसको जो जीरो टाइप का इसे डिग्री बोलते हैं। राइट। उसका भी एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं मैप के जरिए आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कुछ फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने ये है कि आप ये देखो, ये जो है लैटिट्यूड, इसमें नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है ये इसका 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये आपका सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। राइट। और ये जो लैटिट्यूड आपको दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये है 3214 किलोमीटर। एकदम हार्ड फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको दिमाग में रखना होगा। राइट। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर ले तो लॉन्गिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है लैटिट्यूड, आप ये देखिए लैटिट्यूड जो 37.6 से लेके 8.4 वाला जो वर्टिकल लाइन है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। राइट। तो ये आप देख लेंगे कि वेस्टर्न मोस्ट में आ जाता है, वेस्टर्न मोस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है वो आ जाता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके ईस्टर्न मोस्ट में आ जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये चारों आपको जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है एकदम दिमाग में बिठा लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो डिस्टेंसेस हैं लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड के, ये आपको दिमाग में रख लेना है। 3214 किलोमीटर जो है लैटिट्यूड का डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड का जो मतलब वेस्टर्न मोस्ट से लेके ईस्टर्न मोस्ट का जो डिस्टेंस है 29-33 किलोमीटर। सो आपके दिमाग में दो फिगर एकदम होना चाहिए कि 32-34 किलोमीटर लैटिट्यूड का है जो कि साउथ से नॉर्थ तक का है, एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वेस्ट से लेके ईस्टर्न मोस्ट तक जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। ये एकदम हार्ड फैक्ट है, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। राइट। अब आ जाता है कि ये लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। इसका अर्थ क्या होता है कि लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। आपको मैं सीधी सी सरल भाषा में समझाऊं तो आप इसको माइनस करो, जैसे आप 37 में से 8 को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आपको मिला। सिमिलरली आप 97 में से 68 को माइनस करो, 97 माइनस 68 करो तो यहां भी आपको अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आपको मिलेगा। आप फॉर टाइम बीइंग फिलहाल आप बस इतना समझो कि जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है मेनलैंड का, उसका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, बस अभी आप इतना ध्यान रखो। आगे मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सनराइज का जो डिफरेंस है वो 2 घंटा क्यों है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है यहाँ पे 2 घंटा पहले क्यों उगता है, गुजरात में 2 घंटा लेट क्यों उगता है, ये सब के पीछे लॉजिक है। ये लॉजिक आपको यही 30 डिग्री से निकलेगा। ये लॉजिक आपको कहां से निकलेगा? 30 डिग्री से। तो ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। राइट। सो फिलहाल अभी आप इतना दिमाग में रखें, आई होप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कोई डाउट नहीं होगा। राइट। सो अब आ जाते हैं कि थोड़ा बाउंड्री लाइन के बारे में समझ लेते हैं कि ये बाउंड्री लाइन क्या है नहीं है, ये सब समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। ठीक है, उससे पहले मैं समझ रहा हूं कि ये मुझे एक्सप्लेन कर देना जरूरी है कि ये क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो सनराइज है 2 घंटा पहले हो जाता है, मतलब 2 घंटा पहले यहाँ पे सनराइज हो जाता है। राइट। सनसेट भी 2 घंटा पहले हो जाता है, लेकिन ये गुजरात में जो है ना यहाँ पे लेट होता है। आप यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैप एक बार फिर से देखो, ये गुजरात है, ठीक है, और ये है आपका ईस्टर्न मोस्ट में, ये है अरुणाचल। जो गैप देख रहे हो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 30 मिनट तक, इसका गैप कितना है? तो अगेन आप देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री गैप है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि जब भी 30 डिग्री का गैप हो तो कुछ सर्टेन 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है तो कुछ ना कुछ टाइम में गैप होगा। इसका एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है कि जब भी 1 डिग्री का अगर गैप आपको दिखे, जब भी आपको 1 डिग्री का गैप दिखे, मतलब 1 डिग्री का गैप दिखे,
तो आप समझ जाना कि 4 मिनट का गैप है। मतलब कुल मिला के आप ये समझो कि 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट। तो हमने क्या बताया कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कितने डिग्री का गैप है? तो ये है हमारे पास 30 डिग्री का गैप। अब ये 30 डिग्री का गैप है तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 30 डिग्री से 4 मिनट आप करोगे तो 120 मिनट, विच इज इक्वल टू 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे का गैप हो गया, राइट। और कुल मिला के आप ये समझो कि अगर वेस्टर्न साइड ट्रेवल कर रहा है, लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न साइड ट्रेवल कर रहा है और ईस्टर्न साइड ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ईस्टर्न साइड में अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो पहले हो जाएगा, वो बिफोर है। एंड वेस्टर्न साइड में है तो वो आफ्टर है। मतलब कि अगर जो भी लॉन्गिट्यूड अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करे तो वो लेट होता चला जाएगा, लेकिन अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करे तो वो पहले होता चला जाएगा, राइट। जैसे अगर लॉन्गिट्यूड जो है, यहाँ पे अगेन आप मैप देखो, जस्ट ए मिनट, आप मैप देखो, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन में जैसे ही मूव किया, 30 डिग्री मूव किया, तो 2 घंटा क्या हो गया? बिफोर हो गया, 2 घंटा पहले हो गया। सिमिलरली 30 डिग्री जैसे ही वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, 30 डिग्री मतलब 2 घंटा लेट हो गया, राइट। तो वेस्टर्न डिस्टेंस जैसे ही वेस्टवार्ड मूव करेगा, वेस्टवार्ड मूव करेगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा, मतलब सब कुछ लेट होगा। लेकिन ईस्टवार्ड मूव करेगा, पहले हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ये बताना जरूरी था। कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में डायरेक्टली कि ये जो है यहाँ पे ये पहले क्यों होता है, कि मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है अपना, वहां पे सनराइज पहले क्यों होता है। तो उसका जो प्योर लॉजिक है, ये लॉजिक बस ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ये लॉजिक है, ठीक है। कि एक ये कन्वर्जन बस आप ध्यान में रख लो कि 1 मिनट का, 1 डिग्री का अगर गैप है तो 4 मिनट का गैप है। तो अगर 30 डिग्री का गैप है तो 120 मिनट का गैप है, मतलब 2 घंटे का। यानी कि ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का गैप होगा। मतलब सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होगा, साथ में सनसेट भी, और गुजरात में जो है 2 घंटे लेट होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिया के बाउंड्री लाइन में। आप इंडिया के मैप जो देखोगे, आप, मैं पॉलिटिकल मैप आपको इंडिया का दिखा रहा हूं, आप ये पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखें, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, आप देखिए, राइट। अब इसके जो बाउंड्री लाइन है आप देखेंगे, यहाँ पे चाइना है, राइट। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, यहाँ पे देखिए भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, राइट। यहाँ पे श्रीलंका है, अगर इसके सी बॉर्डर की बात कर ले तो ये सब जो है अभी लैंड बॉर्डर, ये सब जो है बॉर्डर है इंडिया का। तो अब लैंड बॉर्डर है, किसका कितना शेयर है, ये सब देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी अभी सबको हम लोग एक वन बाय वन देखते चलेंगे। तो इंडिया की बाउंड्री की बात कर ले तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे देखें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जो अगर जिसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, बट आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली अगर इसे सुनोगे तो बिलीव मी ये आपके लिए बहुत इजी होगा। एंड जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं बस उसी से एग्जाम में आएंगे, और कहीं से नहीं। आप मल्टीपल टाइम्स इसे देखो, इस वीडियो को देखो, इसे रिवाइज करो, नथिंग आउट ऑफ दिस विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, राइट, राइट। तो आप देख लो, इंडिया की अगर बाउंड्री की बात करें, स्पेसिफिकली अगर लैंड बाउंड्री की, सी बाउंड्री की बाद में बात करेंगे, तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कैसे डिस्टेंस की? ऐसे डिस्टेंस की कि तो जितना भी इंडिया ये घिरा हुआ है, जितना भी आप मैप देखो, जितना भी ये इंडिया है आसपास से, ये कितना बाउंड्री लैंड का बाउंड्री है, ये सब तमिलनाडु, केरला, गोवा, गुजरात, राजस्थान, ये कितना लैंड बाउंड्री ऑक्युपाई करता है, कितना लैंड बाउंड्री ये ऑक्युपाई करता है, ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले लैंड बाउंड्री का जो डिस्टेंस है, सबसे पहले जो लैंड बाउंड्री का डिस्टेंस है, ये है 15,200 किलोमीटर। ये किस चीज का डिस्टेंस है? ये लैंड बाउंड्री का डिस्टेंस है। मतलब इंडिया का जो आप मैप देखोगे तो इंडिया अपने लैंड बाउंड्री में कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई करता है, तो 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड बाउंड्री है। ये एक फैक्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है कि इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। अगेन अ हार्ड फैक्ट, इसमें देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, आप ध्यान में रखेंगे। तो लद्दाख में एक जगह है जिसे कहते हैं इंदिरा कोल। लद्दाख में एक जगह है जिसे कहते हैं इंदिरा कोल, वो है इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, राइट। सदर्न मोस्ट पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें भी इंदिरा है लेकिन ये इंदिरा पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपको तमिलनाडु में है। लेकिन इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। इसका भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है, आई मीन हिस्टोरिकल रीजन है कि इसे पिग्मिलियन पॉइंट क्यों कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट
वो कभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। सो नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इसे इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि लद्दाख में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट है। सो कोल और पॉइंट में आप कंफ्यूज नहीं होना। नदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, राइट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर लैटिट्यूड भी आप चाहो तो, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, आप चाहो तो 645 नॉर्थ लैटिट्यूड आप इसका ध्यान में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो लैटिट्यूड कभी कताल आपको एलिमिनेशन करने में हेल्प कर दे, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो हमें पता है कि सबसे ईस्ट में क्या आता है अपना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबुतु, किबीतु। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबुतु। किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगेन गुजरात में गौहर मोती नाम का एक जगह है जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? तो गुजरात में है, गौहर मोती। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का है अरुणाचल प्रदेश के किबुतु नामक जगह में, राइट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं कि कोस्ट लाइन के टोटल लेंथ में। उसके बाद क्या आता है? कोस्ट लाइन के टोटल लेंथ में। आपको पता है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, स्पेसिफिकली मेनलैंड को, स्पेसिफिकली मेनलैंड को, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यहां देखो, ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये जो आप देख रहे हो जहां समुद्र से घिरा हुआ है, जिस जिस मेनलैंड के किनारे समुद्र का तट है, आप यहां से शुरू करो, आप यहां से शुरू करो, गुजरात से लेके आप महाराष्ट्र आ जाओ, गोवा आ जाओ, आप केरला पकड़ लो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक है, उड़ीसा आ जाओ, एंड लास्ट में आप वेस्ट बंगाल तक आ जाओ, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो अंडमान एंड निकोबार, अगर इसको भी कवर कर लोगे तो इस मेनलैंड के मिला के इंडिया के पास जो टोटल लेंथ जो हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूं, कि मतलब कोस्ट लाइन जो भी मैं मार्क करके आपको मैप पे बताया, ये जो कोस्ट लाइन जो मार्क करके मैप पे बताया, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, जो आपको मैं मेन लैंड मार्क करके बताया, जो बेसिकली कोस्ट लाइन है, ठीक है, उसका डिस्टेंस है 7516.6 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि और इसमें ध्यान रखिए ये इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, मतलब इसमें लक्षद्वीप के कोस्टल एरिया को भी हम काउंट कर रहे हैं एंड अंडमान एंड निकोबार के भी कोस्टल एरिया को काउंट कर रहे हैं। और जब ये सारे कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को जब हम ऐड करेंगे, तो इंडिया के पास जो कोस्ट लाइन, मेनलैंड का जो कोस्ट लाइन है, वो डिस्टेंस आता है 7516.6 किलोमीटर, विच इज 7517 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग इसके, अब आ जाते हैं हम लोग इसके टाइम जोन पे। जैसा कि मैंने बताया कि टाइम जोन इन द सेंस कि सनराइज अरुणाचल प्रदेश में पहले कैसे हो जाता है, गुजरात में 2 घंटे लेट कैसे होता है, ये सब जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, ये जो मैं आपको बता दिया 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है, वही है बेसिकली। लेकिन उससे पहले ये जो गैपिंग होता है 2 घंटे का, ये सब होता है, इसकी वजह क्या है? उसका वजह एक चीज है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। उसका एक चीज वजह है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जब भी स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात हुई तो आपको एक चीज याद रख लेना, 82, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके दिमाग में है, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके दिमाग में है, वैसे ये भी आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि जब भी स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात होगी, जब भी स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात होगी, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है क्या? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इज नथिंग बट ये स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इसे क्यों डिसाइड कर किया गया, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसका कारण ये है, दिस इज द कॉज, ये कॉज है। अब ये कॉज कैसे है कि आप देखिए कि गुजरात में मान लीजिए 2 घंटा 5 बजे सनराइज, गुजरात में मान लीजिए 7 बजे सनराइज हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सनराइज हो गया, तो क्या एक टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता है? टाइम डिफरेंस तो ऑब्वियसली क्रिएट हो गया 2 घंटे का, लेकिन हम उसको बैलेंस करने के लिए, एक यूनिफॉर्म क्लॉक मेंटेन करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट किया है, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट किया है, जो कि है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से चलता है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जीएमटी से कंपेयर करूं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब आप ये समझो कि अगर अगर जीएमटी के अनुसार से न्यूयॉर्क में अगर 7 बज रहा है, न्यूयॉर्क में अगर 7 बजे सुबह हो रहा है,
तो हमारे यहाँ 7 5 12 12:30 पीएम हो रहा हो, राइट। तो ये हम लोग उससे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये एकदम ध्यान में रखना है, ये पॉइंट एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्लोबल मेरिडियन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो टाइम डिफरेंस तो है, लेकिन इंडिया में भी वो टाइम डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है ईस्टवार्ड से वेस्टवार्ड। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हमने एक क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट कर लिया। वो स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है? वो स्टैंडर्ड टाइम जोन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। आप अगेन इस बार इस मैप को देखिए, अगेन इस मैप को देखिए, समझिए। ये है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो येलो में जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और मैं अगर मिर्जापुर लोकेट करूं तो आप ये देखो, ये पूरा एरिया नेपाल है और मिर्जापुर यहाँ पे है, इसी जंक्चर के पास है मिर्जापुर। और यहीं से और यहीं पे जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम है ये डिसाइड हुआ है, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। यही जो है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यूनिफाई करता है, और जो कि स्टैंडर्ड टाइम जोन है भारत का, ठीक है, जो कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ताकि एक यूनिफाइड क्लॉक हम लोग मेंटेन कर सके। बट अगर हम लोग बात करें कि ईस्टवार्ड से वेस्टवार्ड क्या डिफरेंस होगा, तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही 1 डिग्री मूव करेगा तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जब हम मूव करते हैं तो क्या आप लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड आप मेंशन करो, तो आप 97 - 68 करोगे तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा। ऑलमोस्ट क्या आएगा? 30 डिग्री। तो 30 × 4 करो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 30 × 4 करो तो 120 मिनट, विच इज 2 आवर। तो 2 आवर्स का गैप होगा। लेकिन वही है कि जब वेस्टवार्ड आप मूव करेंगे तो 2 घंटे लेट हो जाएंगे, ईस्टवार्ड मूव करेंगे तो 2 घंटा पहले हो जाएंगे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, बिफोर, एंड गुजरात में लेट होता है क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट। अब आ जाता है हमारा अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अभी हमने देखो एक चीज है, अभी हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन में कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है भारत का, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, वहां से गुजरता है, ठीक है। अब आ जाता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक चीज मैं मिस कर गया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो ये पांच राज्य आप दिमाग में रख लो: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मैप में आप एक बार देख लो, ये है अपना यूपी, ये है एमपी। मैं जो जो मार्क कर रहा हूं ये सब आप देखते चल। तो यहाँ 5 राज्य में बताया: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राइट। अब आप मैप में देखो, ये है यूपी, ये लाइन गुजरा, ये आ गया एमपी, ठीक है, ये आ गया एमपी, ये आ गया आपको, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राइट, एंड आंध्रा। तो ये आपका 5 जगह आ गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, आपको ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 जगहों से जाएगा। ये कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये पांचों नाम आपको ध्यान में रखना है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आप पॉलिटिकल मैप में देख लो एक बार, यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड यहाँ पे आंध्रा को काटते हुए निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लो, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर कि स्टैंडर्ड मेरिडियन में कोई डाउट नहीं है। ये मैप से मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो गए स्टैंडर्ड मेरिडियन से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरता है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरता है। अब यहाँ ये आपको अगेन मैं मैप में आपको बता रहा हूँ, ये आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी स्टैंडर्ड मेरिडियन यहां से था, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे करके काट के निकला, राइट। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे करके काट के निकला। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो आप देखिए, ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये यहां से लेके यहां तक, ये सबसे पहले गुजरात में गया, फिर मध्य प्रदेश में, सॉरी, गुजरात में गया और राजस्थान के सदर्न मोस्ट पार्ट को भी टच करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होता है, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे, उसके सिर्फ त्रिपुरा एंड मिजोरम को करेगा कवर, राइट।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ पास करता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 8 राज्यों में से घूमता, क्रॉस करते हुए निकलता है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहां से अक्सर आपको कंफ्यूज होगा त्रिपुरा एंड मिजोरम से, इस नाम को ध्यान रखना है, राइट। अगर एट द सेम टाइम अगेन आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, मैं एक बार अगेन आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन को रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या था, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन के उसके डिग्री की बात कर लेंगे, तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूड था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब कौन कौन से राज्य से गुजरता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला राज्य था अपना उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य था मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य था छत्तीसगढ़, राइट, चौथा राज्य था उड़ीसा, पांचवा राज्य था आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य था। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड मेरिडियन में कौन कौन से 5 थे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये यहां से गुजरते हुए आता है, राइट। ये यहां से गुजरते हुए आता है, एक वर्टिकल लाइन रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो नीचे वाला 2 है उसे कवर करते हुए चलता है, त्रिपुरा एंड मिजोरम को। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यही था, 8 स्टेट्स से होकर गुजरता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो वो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। क्लियर, क्लियर है। अब इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करेंगे। अब इंडिया के कोस्ट लाइन को बात करेंगे, कोस्ट लाइन की बात करेंगे, ये अक्सर आपको कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप सबसे पहले देखो कि इंडिया 3 साइड में घिरा हुआ है। कितने साइड में घिरा हुआ है, तो 3 साइड में घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 साइड है, आप पॉलिटिकल मैप को फिर से देखें। आप पॉलिटिकल मैप को, मैं अब 1 मिनट इसको सबको इरेज कर दे रहा हूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब तक आप इस मैप को एनालाइज कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि इंडिया का जो मैप है आप देखिए और गौर करें कि इंडिया का जो समुद्री भाग है, इंडिया टोटली 3 साइड से समुद्री भाग में घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 साइड, आप इसके नदर्न पार्ट को छोड़ दो, आप इसके नदर्न पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो, आप इसके ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो, तो ये जो पूरा इलाका है ये ईस्टर्न साइड हो गया। ठीक है, नीचे वाला सदर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड हो गया। तो वेस्टर्न साइड में भी समुद्र है, सी है। सदर्न साइड जो इसका आ गया इधर भी सी है, एंड ईस्टर्न साइड जो आ गया इधर भी सी है। कुल मिला के जो पार्शियल नदर्न साइड है यहाँ पे सी नहीं है। जो पार्शियल नदर्न साइड है वहां पे आपको सी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी के 3 साइड में तो सी है। किस किस साइड में, आप देखो तो ये जो सदर्न साइड है यहाँ भी सी है, ये जो सदर्न साइड है यहाँ भी सी है, ईस्टर्न साइड है यहाँ भी है, एंड वेस्टर्न साइड है वहां भी सी है। तो ठीक है, 3 साइड में हो गया। अब इसमें आ जाता है कि कोस्टल प्लेन का अक्सर जिक्र किया जाता है कि ये कोस्टल प्लेन क्या है, कि इंडिया की कोस्टल प्लेन का अक्सर जिक्र किया जाता है। कोस्टल प्लेन का अगर शाब्दिक अर्थ में सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, तो वैसा प्लेन, ऐसा प्लेन जो कोस्ट से घिरा हुआ, मतलब समुद्री तट से घिरा हुआ हो। जैसे कि आप देख ले, ये एक कोस्टल प्लेन है, ये इलाका, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। आप देख लो यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेके आप तमिलनाडु तक आओ तो इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। तो कोस्टल प्लेन बेसिकली 2 टाइप के हैं। कोस्टल प्लेन 2 टाइप के हैं, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको मैं मैप में भी बता दिया कौन सा होगा वेस्टर्न कोस्टल एंड कौन सा होगा ईस्टर्न कोस्टल। इस वाला पार्ट जो ये जो पूरा कलकत्ता से लेके तमिलनाडु तक है लास्ट तक, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लान। ये जो है आपको पूरा जो गल्फ ऑफ खम्बाट से निकलता है, गुजरात से लेके यहाँ तक केरला तक, तिरुवनंतपुरम तक, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट लाइन को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक ये कोस्टल प्लेन आपको एक एक करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। तो सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखेंगे, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है एंड तमिलनाडु है। अगेन आप मैप में देखो, अगेन आप मैप में देखो, मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को जूम कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को मैं जूम कर देता हूँ। आप अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखो, समझो। मैं 4 स्टेट बताया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, कौन कौन से हैं आप खुद देख लो। सबसे पहले ये जो है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल टच कर रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, राइट। फिर उड़ीसा टच कर रहा है,
राइट, ये उड़ीसा आ गया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है, ये टच कर रहा है, ध्यान रहे। तेलंगाना टच नहीं कर रहा, तेलंगाना अंदर है, इसके पास ये इसके पास कोई कोस्टल लैंड नहीं है, राइट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको ये लैंड लॉक्ड है तेलंगाना। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल टच किया, उड़ीसा टच किया, आंध्र प्रदेश टच किया, अब ये तमिलनाडु टच किया। तो कितने से डिस्ट्रिक्ट टच किया? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चार डिस्ट्रिक्ट टच, चार स्टेट टच कर रहे हैं। किसको टच कर रहे हैं? तो ये टच कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन कौन से होगा? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक हार्ड फैक्ट है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक डेल्टा और ईस्चुरी में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखो, जो ईस्टर्न साइड फॉर्म होगा जो भी रिवर, उसे डेल्टा बोलते हैं। आप बस इतना याद रखो, वेस्टर्न साइड जो फॉर्म होगा उसे ईस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वो डेल्टा ऑफ द रिवर में आते हैं, वो डेल्टा में, जिसमें कौन कौन से रिवर आ जाते हैं? तो एक महानदी, एक कृष्णा, एक गोदावरी, एक कावेरी। मतलब ये है कि ये सब जाके, ये सब जो नदी है, ये सब जो मैं चारों नदी बता रहा हूँ, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो चारों नदी है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ये सब आके इधर फॉल करते हैं, वे ऑफ बंगाल में ये सब गिरते हैं, ये चारों नदी। ये सब चारों नदी कहाँ गिरते हैं? वे ऑफ बंगाल में चारों नदी गिरते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चारों नदी बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, तो ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं? तो ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। इसीलिए इसीलिए मैं बोला कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ नदी का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बे ऑफ बंगाल में गिरेगा तो डेल्टा बोलेंगे, और अगर अरेबियन सी में गिरेगा तो इस्चुरी बोलेंगे। तो डेल्टा में कौन कौन से चार नदी हैं जो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं? तो अगेन चार इंपॉर्टेंट है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है, तो ये जो है ना कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डेल्टा फॉर्म करते हैं। डेल्टा कहाँ फॉर्म करते हैं? कि ये कहीं से भी निकले एंड वे ऑफ बंगाल में गिरे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर वे ऑफ बंगाल में गिरे, अगर बे ऑफ बंगाल में गिरे एंड डेल्टा, तो वो डेल्टा फॉर्म करेगा। लेकिन अगर अरेबियन सी में गिरे तो वो इस्चुरी फॉर्म करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ये डेल्टा के बारे में कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये डेल्टा है क्या। जस्ट हाँ, ये डेल्टा है क्या, क्या है? तो डेल्टा का बेसिकली, डेल्टा और इस्चुरी में अगर बेसिक डिफरेंस ये है कि डेल्टा बहुत फर्टाइल और प्रोडक्टिव लैंड होता है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ये जो डेल्टा होता है ये बहुत फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव होता है, कि मतलब बहुत उपजाऊ होता है। कि मतलब ये जितने भी यहाँ पे जो आप लैंड देख रहे हो कि कोस्टल लैंड जो चाहे कोलकाता से लेकर तमिलनाडु तक जो डेल्टा रीजन में आ गया, वो सब बहुत फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इसमें एक फैक्ट क्या है कि कृष्णा के डेल्टा को ना, कृष्णा के डेल्टा को क्या कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसे ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। कि मतलब इतना फर्टाइल है, इतना फर्टाइल है कि इसे साउथ इंडिया का ग्रेनरी कहा जाता है। किसे साउथ इंडिया का ग्रेनरी कहा जाता है? कृष्णा रिवर को। ये जो डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर है, ये डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर है, इसे ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। क्लियर? क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट को ना अगेन तीन भागों में बांटा गया है। ईस्टर्न कोस्ट को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। ये आपको मैं मैप से, एक मैप में ऐड किया था, ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो ये मैप मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप यहां से, ये मैप रेलेवेंट है। आपको पता है ये है ईस्टर्न कोस्ट, ये क्या है? ये है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये है ईस्टर्न कोस्ट। अब इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है उत्कल प्लेन, एक दूसरा है नदन सिरकार्स, तीसरा है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो उत्कल प्लेन में कौन आएगा? तो उत्कल प्लेन में आप देख लो, वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट से लेके उड़ीसा पूरा कवर कर लो। राइट, वेस्ट बंगाल के पार्ट से लेके आप उड़ीसा कवर कर लो। नदन सिरकास में क्या आएगा कि मिडिल उड़ीसा से लेके आप ये जो है आंध्र प्रदेश का मिड तक आप कवर कर लो। ये आंध्र प्रदेश का मिड जो है, वहां से लेके, मतलब उड़ीसा के मिडिल से लेके आंध्र प्रदेश के मिडिल तक ले लो। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो अगेन आंध्र प्रदेश के मिडिल से लेके ये केप कैमरून जिसे बोलते हैं, कि कन्याकुमारी बोलते हैं तमिलनाडु का, वहां तक ले लो। तो ईस्टर्न कोस्ट को बेसिकली तीन भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये उत्कल प्लेन क्या है, नदन सिरकास क्या है, कोरोमंडल कोस्ट क्या है, उसके बारे में भी देख लेंगे। राइट, सो आई होप मैप से उतना क्लियर हो गया होगा।
तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्कल कोस्ट क्या है। उत्कल कोस्ट के बारे में, जो कि हमारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हिस्सा, राइट। उत्कल कोस्ट के एग्जिस्टेंस की बात कर ले तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, तो ये दो जगह, एक चिल्का लेक से लेकर कोलेरी लेक। आपको पता होगा चिल्का लेक कहाँ है, कोलेरी लेक कहाँ है। तो ये चिल्का लेक से लेके कोलेरू लेक जो है उसके बीच में एक्सटेंड करता है उत्कल कोस्ट, जो कि मैंने आपको मैप में बताया, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि यहाँ आपको क्या बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल से लेके आपको उड़ीसा तक है, ठीक है। तो ये चिल्का लेक से लेके कोलिरी लेक के बीच में उत्कल कोस्ट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी ये कितना है वेस्टर्न कोस्टल प्लान से, इसका इसका क्या है, ये वाइडर है नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कहाँ फॉल करता है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्कल कोस्ट की जब भी बात होगी, उत्कल कोस्ट की जब भी बात होगी, आपको ध्यान रखना है कि ये चिल्का लेक से लेके कोलेरू लेक के बीच में एक्सटेंड करता है। उसके बाद आंध्रा कोस्ट आ जाएगा, जिसे हम लोग सिरकार्स कोस्ट बोलते हैं, नदन सिरकास्ट कोस्ट बोल रहे थे, ठीक है। तो वो अगेन कोलेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक आ जाएगा, ठीक है। ये कोलेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक आ जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट की बात कर लेते, यहाँ पुलिकट पे छोड़े थे हम लोग, फिर यहाँ से आ जाएगा पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसे केप कॉमरीन बोलते हैं, जो मैं आपको पिछली बार बताया, राइट। तो ये अभी आपको मैप के जरिए मैं आपको बस समझा चुका हूं। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में अगेन यहाँ पे चार, सॉरी यहाँ पे पांच है, नॉट चार, यहाँ पे पांच राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। आप मैप देख लो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तो ये हो गया अपना गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरला, ये है वेस्टर्न कोस्ट। ये पांच राज्य राज्य जो है, ये जो अपना पांच राज्य है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं, राइट। और वेस्टर्न कोस्ट का अगर ये डिस्टेंस हालांकि इरेलेवेंट है, नॉट रिक्वायर्ड, एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, वेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये बॉम्बे कोस्ट के पास सबसे वाइडेस्ट होता है। मतलब ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बॉम्बे कोस्ट, ये जो बॉम्बे का, ये जो यहाँ पे बॉम्बे का जो कोस्ट है, ये जो बॉम्बे का आप कोस्ट समझ लो, बॉम्बे का जो समुद्री तट है, यहाँ पे जो है बॉम्बे के समुद्री तट के पास जो ये पूरा मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बता रहा हूं, तो उसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, वो सबसे चौड़ा, वो सबसे चौड़ा कहाँ है, तो ये यहीं पे बॉम्बे कोस्ट के पास है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक अगेन हार्ड फैक्ट है, ठीक है। कि जो वेस्टर्न वेस्ट मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, वो सबसे ज्यादा वाइड कहाँ है, तो ये बॉम्बे कोस्ट के पास है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ये सबसे ज्यादा वाइड है, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेल के लिए इंपॉर्टेंट है। वो प्लेस इज दैट प्लेस इज वेरी मच रिच इन ऑयल, राइट। उसके बाद आता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, उत्कल हो गया, नदन सिरकास हो गया, जिसे आंध्रा कोस्ट भी बोलते हैं, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट हो गया। वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, राइट। आप मैप के जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ चार कैटेगरी में कैसे कैसे डिवाइड किया है। तो आप देख लो, एक है अपना कच्छ एरिया, दूसरा है काठियावाड़ एरिया, तीसरा है कोंकण एरिया, चौथा है मालाबार कोस्ट। आप और आप ये जो बार बार केप ऑफ कॉमरिन देख रहे हैं, आप जो बार बार ये केप ऑफ कॉमरिन देख रहे हैं, केप कॉमरिन, ये कन्याकुमारी है। ये क्या है, कन्याकुमारी। इसके पीछे एक बड़ी फनी स्टोरी है। ये कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में आता है। ये बेसिकली इसका नाम था कन्याकुमारी, बट ब्रिटिशर्स इसे कन्याकुमारी प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो इसे कन्याकुमारी को वो केप कैमोरीन अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से, उन्होंने वेस्टर्न प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से वो कन्याकुमारी को केप कैमोरीन बुलाने लगे। जैसे इंदिरा पॉइंट को एक टाइम पे पिग्मिलियन पॉइंट बना बोला जाने लगा, सिमिलरली आप ये समझो कि कन्याकुमारी को केप कैमोरीन बोला जाने लगा। अब वेस्टर्न प्लेन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो इसे चार भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है, एक कच्छ एरिया है। अब आप ध्यान रखिए, कच्छ और काठियावाड़ में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को ध्यान से समझे। ये कच्छ रीजन है, ये काठियावाड़ रीजन है। आप ध्यान रखिए, ये जो हमारा गुजरात है, ये जो पूरा गुजरात है, पूरा जो गुजरात है, तो इसमें जो ये अपर एरिया है, ये जो अपर एरिया है, ये कच्छ होगा। और ये काठियावाड़ है ना, ये डाउन वाला रीजन है। और बीच में गल्फ ऑफ खंबाट आता है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो कच्छ रीजन है, वो हमेशा गुजरात के नदर्न पार्ट में रहेगा, मतलब नदर्न कोस्टल एरिया में रहेगा, वो ऊपर रहेगा। और काठियावाड़ हमेशा बिलो रहेगा।
क्योंकि कच्छ कई बार मैप में आपको आ जाता है, क्योंकि कच्छ और काठियावाड़ बिल्कुल अलग है, पोल्स अपार्ट है समझ लो, इन टर्म्स ऑफ देयर कस्टम कल्चर एंड एवरीथिंग, राइट। दो वो गुजरात में है बट कस्टम कल्चर सब कुछ अलग है। और आपको मैप में अगर मैपिंग करना है तो आप समझ लो कच्छ ऊपर है, काठियावाड़ नीचे है, लेकिन दोनों है गुजरात में। दोनों है कहाँ? तो गुजरात में, राइट। अब आ जाते हैं कोंकण कोस्ट की। तो कोंकण कोस्ट में आप ध्यान रखेंगे कि कोंकण कोस्ट बेसिकली 3 स्टेट को कवर करता है। कोंकण कोस्ट बेसिकली 3 स्टेट को कवर करता है। एक आ जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा गोवा, एक छोटा सा बीच में आप देख रहे हो ये गोवा है, उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका। तो कोंकण कोस्ट बेसिकली 3 जगह से, कोंकणी एक भाषा भी है यही की है। तो महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से से लेकर पूरा गोवा से लेकर कर्नाटका, ये जो उसका कोस्टल एरिया है उसे कोंकण कोस्ट बोलते हैं। बात करें मालाबार का, जैसे मालाबार हिल्स है, तो मालाबार जो ये है ये पूरा केरला को मालाबार बोलते हैं, और यहीं पे जो हिल्स है उसे मालाबार हिल्स बोलते हैं, और उसका जो कोस्ट है उसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये केप कॉमरिन जो है इस बिल्कुल सेंटर में, ये कन्याकुमारी हालांकि ज्योग्राफिकली है तमिलनाडु में, बट ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। तो आई होप ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट में आपको कोई स्पेक ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद से, राइट, क्लियर। अब मैं आपको कच्छ काठियावाड़ कोंकण के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, ये आप समझ लो। तो सबसे पहले कच्छ या काठियावाड़ कोस्ट के बारे में देख लेंगे। तो ये क्या है? ये जो कच्छ रीजन है जो ऊपर में होता था, ये पहले एक गल्फ था, ये पहले एक गल्फ था। ये अब ये गल्फ होता क्या है, ये भी एक अलग टॉपिक है, जब एक टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, बस आप ये समझो कि ये एक गल्फ था, ठीक है। और ये गल्फ फॉर्म कैसे हुआ? तो इंडस नदी से सिल्ट आती थी, इंडस नदी से, इंडस नदी से सिल्ट्स बहते बहते आती थी और यहाँ पे डिपोजिट होती थी। उस वही डिपोजिशन मल्टीपल टाइम्स बार बार होते 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 वो रीजन कच्छ बन गया, ठीक है। और कच्छ की स्पेशलिटी क्या है? कच्छ की स्पेशलिटी की मैं अगर बात करूं तो वो रीजन है ना, पूरा सैलो वाटर से कवर है, सैलो वाटर से कवर है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मानसून, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मानसून सैलो वाटर से कवर्ड है। और काठियावाड़ की बात करें तो मैं बताया कि काठियावाड़ नीचे वाले हिस्से में आता है जो कि साउथ ऑफ कच्छ आ गया, ठीक है, वो मैं आपको मैप में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट के बारे में एक लाइन में समझाऊं तो क्या है? कच्छ पहले एक गल्फ था, ठीक है। और ये गल्फ बना कैसे? तो जो इंडस नदी है उसका सिल्ट आते गया, मल्टीपल टाइम्स आते गया, वो डिपोज हुआ एक जगह पे, फिर वो जाके कच्छ बन गया, ठीक है। और ये कच्छ का जो एरिया है ये सैलो वाटर से कवर है, मानसून के समय स्पेसिफिकली कवर हो जाता है। और और ये जो कच्छ है ये 2 भागों में बटा है। एक, जैसे मैं मैप पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैप पे ही एक्सप्लेन कर, ये कच्छ जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये कच्छ में भी नॉर्थ और साउथ पार्ट है, ये कच्छ में भी नॉर्थ और साउथ पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसलिए मैं बोला कि कस्टम कल्चर सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नॉर्थ पार्ट है कच्छ का, उसमें ग्रेट रन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बोलते हैं उसे। और जो ईस्ट पार्ट है उसे लिटिल रन बोलते हैं, ठीक है। और जो साउथ साइड में हो जाएगा वो काठियावाड़ है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कच्छ और काठियावाड़ का था। कोंकण कोस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि कोंकण में कौन कौन है, 3 स्टेट आता है। कोंकण में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है एंड कर्नाटका आता है, ये 3 स्टेट आता है, राइट। कनाडा कोस्ट अगेन वही है कोंकण कोस्ट के बारे में। मालाबार कोस्ट का अगर स्पेसिफिकली बात करें कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, तो ये कर्नाटका में एक जगह है, मैंगलोर से लेके तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, वहां तक आता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली केरला रीजन में आता है जहाँ पे मालाबार हिल्स है। तो ये सब छोटे मोटे फैक्ट है जो आपको ध्यान में हमेशा रखने पड़ेंगे। ये मैप है, आपको जब कोई कंफ्यूजन हो, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, जब कभी कोई कंफ्यूजन हो जस्ट रेफर मैप, जस्ट रेफर मैप। इसलिए मैं जहां जहां रिक्वायर्ड हुआ मैं मैप्स अटैच करते चला हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन न हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन कौन से एरिया है जो कोस्ट लाइन से, कौन कौन से स्टेट है जिनके पास अपना समुद्री तट है, जिनके पास अपना समुद्री तट है मतलब कोस्ट लाइन है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पॉलिटिकल मैप रेफर करता हूँ अगेन। ये आप पॉलिटिकल मैप देखो, ये मैप आप देखो। फर्स्ट लेट मी इरेज एवरीथिंग। ये मैप आप देखो और मैं बात कर रहा हूं कि किसके पास कोस्टल प्लेन है, किसके पास कोस्टल प्लेन है। मैं कोस्ट लाइन की बातें कर रहा हूँ। कोस्ट लाइन की जब मैं बातें कर रहा हूं तो कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से घिरा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूं कि कौन कौन से स्टेट है जिनके पास कोस्ट लाइन है, मतलब जिनके पास समुद्री तट है।
तो आप देखो, सबसे पहले इधर गुजरात के पास है, महाराष्ट्र के पास है, नीचे आए तो गोवा के पास है, कर्नाटका के पास है, उसके बाद केरला के पास है, फिर इधर आए तमिलनाडु के पास है, आंध्रा के पास है, ऊपर आए उड़ीसा के पास है, वेस्ट बंगाल के पास है। तो ये सब जो है कि ये सब जो है एरिया जिनके पास कोस्ट लाइन है, मतलब अपना समुद्री तट है। एंड बिलीव मी, ये जो भी स्टेट लैंड लॉक्ड नहीं होते हैं, यानी कि जिस भी स्टेट के पास अपना कोस्ट लाइन है, वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड होते हैं। उसका कारण है क्योंकि ट्रेड बहुत होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, पुदुचेरी है, दमन दीव। ये पुदुचेरी एंड दमन दीव अगेन यूनियन टेरिटरीज में आ गया। आप ये दो एक्स्ट्रा, ये यूटीज में आ गया, ये यूटीज में आ गया। ठीक है। अब जस्ट मिनट, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसके पास है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसके पास है। आप यूनियन टेरिटरीज की छोड़ दे, एक नंबर पे सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जिसके पास है, वो है अपने गुजरात के पास, वो है अपने गुजरात के पास। मैं हालांकि यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो कि जरूरत नहीं है, वो आप समझो, इसको याद करना इजी है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। 2340 किलोमीटर है, 2340 किलोमीटर। आप इसको ऐसे याद रखो, 2340 किलोमीटर गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है। ये मैं रिसेंट आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट है जिसके पास कोस्ट लाइन, वो आता है अपने तमिलनाडु के पास। ठीक है। एंड तीसरा जो आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश के पास। सो ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के पास ज्यादा गैप नहीं है। जैसे तमिलनाडु के पास आप देखोगे तो 1068 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और आंध्र प्रदेश के पास ऑलमोस्ट 1053 का ये है कोस्ट लाइन है। तो ये उतना डिस्टेंस नहीं है, बट गुजरात एक भारी मार्जिन से, ऑलमोस्ट दोगुना से ज्यादा मार्जिन से कोस्ट लाइन कवर किया हुआ है। क्यों? उसके पास कच्छ रीजन है, काठियावाड़ रीजन है, एंड बहुत बड़ा रीजन है उनके पास, इसीलिए। राइट। तो ये तीनों आप ध्यान में रख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है गुजरात के पास है, फिर तमिलनाडु के पास है, फिर आंध्र प्रदेश के पास है। अगर उसके बाद भी मैं आपको चलो 5 तक बता देता हूं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, एंड फिर वेस्ट बंगाल है। तो सबसे ज्यादा गुजरात के पास, फिर है तमिलनाडु के पास, फिर आंध्र प्रदेश के पास, फिर महाराष्ट्र के पास, फिर वेस्ट बंगाल के पास, फिर आता है केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, और सबसे कम जो है, सबसे कम जो 9वें नंबर पे आता है, वो है अपना गोवा। आपको पता ही है, गोवा सबसे छोटा स्टेट भी है, तो ऑब्वियस सा कोस्ट लाइन सबसे छोटा ही होगा उनके पास। राइट। सबसे छोटा स्टेट जो है तो कोस्ट लाइन सबसे छोटा ही होगा उनके पास, जाहिर सी बात है। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर की बात कर लेते हैं। लैंड बॉर्डर की तो आपको एक फैक्ट अगेन ध्यान में रख लेना है, कि इंडिया का लैंड बॉर्डर जो है 15,106.5 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर है। 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर है। और ये जो 15,106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करके मिला है। क्योंकि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, कि जैसे आप अगेन मैं ये आप पॉलिटिकल मैप देखो, तो ये लैंड बॉर्डर जो आपको है, कई सारे राज्य हैं जो लैंड, जैसे आप देखो, क्या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब किसी सो नॉट गुजरात, ये महाराष्ट्र तक, ये सब किसी भी साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं क्या? किसी भी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं क्या? नहीं। लेकिन ऐसे 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को मिला दो तो ऐसे टोटली 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो लैंड बॉर्डर अपना शेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, और जिसका डिस्टेंस है 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मैप के जरिए आपको ये सब चीज समझा देता हूँ। अब मैं आपको मैप, ये मैप थोड़ा ब्लर है, आप थोड़ा इसे मैनेज कर लीजिएगा क्वालिटी इनहेंस करके। राइट। तो आप ये देखिए, तो सबसे पहले कौन कौन से कंट्री हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एक बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, एंड अफगानिस्तान है। ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटली 7 कंट्री के साथ, 7 कंट्रीज के साथ इंडिया अपने लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। आप अगेन मैप रेफर करो, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर तक शेयर करता है। अफगानिस्तान हो गया, वो लद्दाख का थोड़ा सा एरिया शेयर करता है। राइट। उसके बाद आप नीचे आओ तो ये चाइना का पार्ट देख लो, ये लद्दाख से लेके ये पूरा अरुणाचल तक शेयर करता है, चाइना हो गया। बीच में आप देख लो नेपाल, इस बीच में आप देख लो तो भूटान। राइट। अगर यहाँ पे देख लो बीच में तो बांग्लादेश, साइड में देख लो तो म्यांमार,
अगर सी बॉर्डर की बात कर लेंगे तो श्रीलंका। बट लैंड बॉर्डर की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री आपको शेयर करते हैं, राइट। ये आप देखें। तो अब इसमें किसका कितना डिस्टेंस है, तो आपको ये बस एक आप याद रख लो कि बांग्लादेश का जो है 4156, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे बांग्लादेश का, मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, आप इस मैप को समझो बारीकी से, आप ये मैप समझो, मैं जो समझा रहा हूँ। आप ये बांग्लादेश को देखो, ये बांग्लादेश है, राइट। ये अपना, जस्ट अ मिनट, ये मैं हाईलाइट, ये अपना बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, मैं इसे येलो में कवर कर रहा हूँ, आप देख लो, ये बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश के आसपास इंडिया के कौन-कौन से स्टेट हैं? आपको 5 स्टेट्स देखने को मिलेंगे। ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पे आप देखते चलो कि यहाँ पे कौन-कौन से 5 स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं जो येलो पार्ट कवर किया हूँ, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो है एरिया, यहाँ पे बांग्लादेश अपना है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये जो येलो वाला है असम, ये है यहाँ पे। उसके बाद मेघालय को भी कवर किया है। उसके बाद असम हो गया, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा का नीचा हिस्सा, और फिर ये मिजोरम, मिजोरम जो यहाँ तक आता है, तो ये भी एरिया है। तो बांग्लादेश जो है टोटली 5 लोगों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। किसके किसके साथ, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। उसके बाद शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में, चले जाइए असम। उसके बाद चले जाइए असम, उसके नीचे आ जाइए तो आप देखिए मेघालय, उसके नीचे चले जाइए तो आ गया मेघालय। तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया। उसके बाद दो जो है त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो ये है एक त्रिपुरा। उसके बाद ये क्या है, तो मिजोरम। ये मैं क्या बताया, ये मैं बताया कि जो आपको बांग्लादेश जो है अपने 5 देशों के साथ, अपने 5 राज्यों के साथ, इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये राजस्थान नहीं है भाई, यहाँ पे मैप इधर है, ये है बांग्लादेश। आप देख लो, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, यहाँ से असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, राइट। ये हो गया वेस्ट बंगाल का। आप पाकिस्तान का देखोगे तो पाकिस्तान का देख लो, ये पाकिस्तान है पूरा। ऊपर से देख लो तो लद्दाख अब यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान एंड गुजरात का नदर्न पार्ट। अफगानिस्तान का देख लो तो अफगानिस्तान ये एक छोटा सा पैसेज है, नदर्न मोस्ट लद्दाख में, यहाँ से आता है। चाइना का देखोगे तो चाइना यहाँ पे लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ गया, तो अपना हिस्सा तो है नहीं, ये सिक्किम आ गया, फिर यहाँ पे अरुणाचल आ गया, ठीक है। म्यांमार का देखोगे तो इधर से जो चारों स्टेट है यहाँ से कवर करता है। नीचे से देख लो, म्यांमार की बात करें तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया एंड अरुणाचल हो गया, राइट। तो ये सब आपको मैप के थ्रू आप देखते, जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप मैप रेफर करो, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। तो मैंने आपको बताया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, आप बाकी कुछ मत याद रखो, बस एक ये नंबर याद रखो कि इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये इंडिया के साथ 4156 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो कि लॉन्गेस्ट है। ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद आता है कि बाउंड्री, ये जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ हमारा बाउंड्री जो डिसाइड हुआ था, ये रेड क्लिफ अवार्ड के थ्रू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, बस आप ये ध्यान में रखो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये शेयर करता है, तो 5 स्टेट्स के साथ। तो सबसे पहला कौन आ जाता है, वेस्ट बंगाल, इसके साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आ जाता है असम। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भूलोगे, मुझे पता है, एंड एग्जामिनेशन में आते हैं ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला आ गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया क्या, असम मेघालय, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, मिजोरम। और मैं आपको क्या बोला कि जैसे ही त्रिपुरा एंड मिजोरम आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले हिट करना चाहिए। एकदम रिलेट कर लो, रिलेट करते हुए आप चलो, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स जो हैं, ये वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल सबसे लार्जेस्ट है। ये भी मैप मैं आपको एनसीईआरटी में कहीं था तो मैं इसे अटैच कर दिया हूँ, आप देखो। ये अपना बांग्लादेश है, वहां कहाँ कवर किया, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल यहाँ से आया, ऊपर वाले असम का ये हिस्सा है, यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पे आया तो आपको मेघालय का ये हिस्सा यहाँ पे टच करता है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा का ये हिस्सा जो है
चंदानगर ये टच करता है। उसके बाद ये जो है मिजोरम, आप ये देख रहे हो ना, ये सब बांग्लादेश है, तो मिजोरम को भी टच करता है। तो 5 एरिया हो गया। कौन-कौन से स्टेट हो गए जो बांग्लादेश को करते हैं टच? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, ठीक है? ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, राइट? तो वेस्ट बंगाल का इतना ही था। डिस्टेंस की बात कर ले तो 4150 इसका टोटल डिस्टेंस था। क्लियर? तो इतना था। अब देखते हैं कि ये इंडो सीनो बॉर्डर जिसे बोलते हैं, इंडो सीनो बॉर्डर जिसे बोलते हैं, सीनो इंडो बॉर्डर मतलब चाइना के साथ बेसिकली हमारा क्या है? चाइना के साथ सीनो को, ये सीनो कुछ नहीं है, ये चाइना आप समझो, ये सीनो चाइना है, ठीक है? तो चाइना इंडिया बॉर्डर का, बॉर्डर की बात कर ले तो अगेन ये सीनो इंडिया बॉर्डर जो है, चाइना का जो बॉर्डर है, इंडिया के किन किन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को टच करता है? तो स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, 4 स्टेट्स। अब जो यूनियन टेरिटरीज है, एक लद्दाख है। तो बेसिकली 4 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है। मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ चाइना, मैं आपको यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगेन आप ये मैप देखो, आप ये मैप देखो, तो ये है अपना चाइना, ठीक है? ये चाइना है। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो लद्दाख है यहाँ पे टच किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाले एरिया को टच किया, फिर उत्तराखंड, ठीक है? ये 3 हो गया, मतलब एक यूनियन टेरिटरी, 2 स्टेट्स इधर हो गया, और बाकी के 2 स्टेट्स भी इधर आते हैं। किसको किसको? तो ये हो जाता है एक सिक्किम, दूसरा हो जाता है अरुणाचल। क्लियर? तो ये हो गया। तो ये टोटली चाइना जो है अपने 4 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, सिक्किम स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, जो चाइना के साथ बाउंड्री टच करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है ना, कि इस जो बाउंड्री जो हम मैंने 5 जगह बताया कि इंडिया का जो अपना लैंड है वो चाइना के साथ जो शेयर करता है, वो 4 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी शेयर करता है, ठीक है? उस सब को, टोटल को, जो इंडिया सीनो बॉर्डर है, उसे 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है? आपको मैप के जरिए मैं बताऊं तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर क्या है, तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं। देखिए, मैप से बताना इसलिए मैं वाजिब समझता हूँ क्योंकि मैप ही आपको ये दिमाग में एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में रहेगा एंड आगे चल के आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैप के थ्रू ही आपको बताऊं। तो मैं आपको क्या बताया कि जो सीनो इंडियन बॉर्डर है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है वेस्टर्न सेक्टर, एक है मिडिल सेक्टर, और दूसरा है, सबसे तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर। सो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये जो लद्दाख है, ये आता है वेस्टर्न सेक्टर में। ये लद्दाख जो है, सीनो इंडिया बॉर्डर में जो लद्दाख है, ये वेस्टर्न सेक्टर में आ गया। मिडिल सेक्टर में ये आता है अपना हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। देखिए, ये सब कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ईस्टर्न सेक्टर में आ जाएगा, आप कौन सा 2 स्टेट, सिक्किम एंड अरुणाचल, ईस्टर्न सेक्टर। अब इससे क्या होगा ना, जो कैटेगराइजेशन हो गया है, इससे आपके लिए भूलना भी मुश्किल हो जाएगा। पूछिए कैसे? आपको पता है कि 3 सेक्टर में इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिवाइडेड है, एक है वेस्टर्न सेक्टर, एक है मिडिल सेक्टर, एक है ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में एक यूनियन टेरिटरीज है जिसका नाम है लद्दाख। मिडिल सेक्टर की बात करें तो 2 स्टेट है भारत का, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो एक है सिक्किम, एक है अरुणाचल प्रदेश। ये कैटेगराइजेशन आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, राइट? अब आ जाते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली जान लेते हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें कुछ नहीं है, एक जगह है, चाइना का एक जगह है कि जिसे बोलते हैं सिंकियांग। चाइनीज में से जिंगजियांग पता नहीं क्या लिखा है, बट इंग्लिश में जब हम लोग लिखते हैं एनसीईआरटी में तो सिंकियांग करके एक जगह है चाइना का, वही लद्दाख में टच करता है, ठीक है? वहीं पे अक्साई चीन वगैरह है, वो सब हम लोग आएंगे बाद में। बट ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, ये चाइना को जो टच करता है, तो यहाँ पे है, ठीक है? यहीं पे एक जगह है सिंकियांग, यहीं पे वेस्टर्न सेक्टर है जो टच करता है, राइट? तो ये था वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। अब वेस्टर्न सेक्टर के बारे में आप यहाँ पे देखो तो एक अक्साई चीन एक जगह है। अक्साई चीन तो 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था, उसके बाद से इंडिया उसे क्लेम करता है, उस अक्साई चीन को इंडिया क्लेम करता है। लेकिन करेंटली ये है कि उस जगह पे जो कंट्रोल है, उस जगह पे जो कंट्रोल है अक्साई चीन पे, वो चाइना का है। किस जगह पे? तो अक्साई चीन पे जो कंट्रोल है वो चाइना का है, बट इंडिया कीप्स ऑन क्लेमिंग, राइट?
सो वो इंडिया के साथ एक उनका लफड़ा है। आप ये देखो कि इंडिया का मैप है, आप ये देखो कि यहाँ पे आपको एलओसी दिखेगा, इंडिया पाकिस्तान का ये जगह है, कारगिल वगैरह। लेकिन आप उससे नीचे आओ, ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ये जो लद्दाख वाला एरिया है, तो यहीं पे अक्साई चीन है। यहीं पे अक्साई चीन है और यहीं पे सिंकियांग करके एक जगह है, यही अक्साई चीन एरिया में, जहाँ पे चाइना प्रोविंस जो है, सिंकियांग जो जगह है चाइना का, वो लद्दाख को टच करता है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर में आता है, इंडो चाइना बॉर्डर के। ठीक है। अब अक्साई चीन के बारे में यही बताओ, चाइना किस किस चीज को क्लेम करता है? तो बोलता है कि अक्साई चीन डिस्ट्रिक्ट उसका है, चोंगमा वैली उसका है, पैंगांग सो जो लेक है उसका है। ठीक है। स्पोंगर सो एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट लद्दाख, आप लद्दाख के मैप पे जब देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक जगह है जिसे स्पोंगर एरिया बोलते हैं, स्पोंगर सो एरिया, वो वहां का है। टोटल डिस्टेंस जो वो सब है, एक स्ट्रिप है, एक नैरो पैसेज है, और उसका डिस्टेंस है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में वो आता है। तो ये भी आप ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हुजा गिलगिट एरिया है नदन लद्दाख में। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं मैं, हुजा गिलगिट एरिया नदन लद्दाख में, ये जो देख रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को चाइना दे दिया, आप यूं समझ लो। ठीक है। पूजा गिलगिट एरिया, ये 1963 में क्या हुआ कि 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ, उसके बाद 1963 में वो एरिया उन लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया। किसने? चाइना ने दे दिया। सीडेड टू इट इन 1963 बाय पाकिस्तान। चाइना भी क्लेम करता है, हालांकि वो दिया नहीं था, वो एक आप समझ लो कि डिस्प्यूट था, डिसएग्रीमेंट था इस एक तरीके का। बट उस एरिया को चाइना भी क्लेम करता है, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास है। राइट। अब ये जॉनसन लाइन के बारे में आप लोग देखे होंगे, एक जॉनसन लाइन आता है यहाँ पे, जस्ट मिनट, एक जॉनसन लाइन है, मतलब इंडा चाइना परिप्रेक्ष्य में एक जॉनसन लाइन है, जो 1865 में जिसे प्रपोज किया गया था। वो अक्साई चीन का एक एरिया है, जो अभी करंटली लद्दाख में है। ठीक है, वो करंटली लद्दाख में है। तो उस एरिया पे भी चाइना कंट्रोल अपना बनाया हुआ है, क्योंकि वो एरिया है अक्साई चीन का। ठीक है। तो अब है क्या कि इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर है, उसमें जो जॉनसन लाइन है उसी को अपना बॉर्डर इंडिया मानता है। हालांकि मैकमोहन रेखा वगैरह सब कुछ है, बट लेकिन जॉनसन लाइन का जो है वो एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1865 में उसे प्रपोज किया गया था। और आप अगर मैप देखोगे गौर से, आप अगर मैप देखोगे तो ये अक्साई चीन एरिया है, कहाँ है? ये लेह है, ये डिबियो रोड है। ठीक है। ये जो लद्दाख का एरिया है, यहीं पे अक्साई चीन है, पैंगोंग सो लेक है जिसे चाइना क्लेम करता है। ठीक है। इसे यहाँ पे सिंकांग एरिया है, ये एरिया है जिसे सक्जगम वैली बोलते हैं, जिसे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को दे दिया गया था चाइना के द्वारा। ये गिलगिट पाकिस्तान है। ठीक है। जिसे पाकिस्तान जिसे हम लोग पीओके भी बोलते हैं। ऑल राइट। सो ये सब है इसमें। तो ये था अपना वेस्टर्न सेक्टर में। मिडिल सेक्टर की बात करें तो वहां पे इसमें कुछ ज्यादा लाम लफेट नहीं है, बस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है मिडिल सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में मैं आपको दो स्टेट बताया था, एक बताया था सिक्किम, एक बताया था अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि दिफू पास से तालू पास भी बोलते हैं। एक ट्राई जंक्शन है बेसिकली, एक वहां पे ट्राई जंक्शन किन किन जगहों का है, जहाँ पे इंडिया भी है, तिब्बत भी है, म्यांमार है, तो वहां पे ईस्टर्न सेक्टर फॉल करता है। एक ट्राई जंक्शन है, इंडिया के मैप पे एक ट्राई जंक्शन है यहाँ पे। ठीक है। एक ट्राई जंक्शन है। उसी ट्राई जंक्शन में क्या है कि आपको एक ईस्टर्न लिमिट है दीपू पास के पास, जहां पे इंडिया भी है, तिब्बत भी है, म्यांमार भी है। एक सर हेनरी मैकमोहन थे, जिन्होंने एक मैकमोहन लाइन बनाया। और मैकमोहन लाइन ये जो है, इस एरिया के पास जो चाइना का लैंड है, इस एरिया के पास जो ईस्टर्न सेक्टर में जो चाइना का लैंड है और इंडिया से जो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। हेनरी मैकमोहन ने इस लाइन को डिवाइड किया था, इसलिए इसे मैकमोहन लाइन हम लोग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैकमोहन लाइन किस वाले एरिया में कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो मैकमोहन एल लाइन जो है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है बेसिकली, लेकिन वो ईस्टर्न सेक्टर के लाइन को है। ठीक है। तो सर हेनरी मैकमोहन जो थे, एक टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। वो ब्रिटिश इंडिया में फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने नेगोशिएट किया और फाइनली मतलब जो शिमला अकॉर्ड हुआ था 1913-14 में, उसमें जाके एक डिसीजन हुआ और बोला गया कि मैकमोहन लाइन है, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में आता है, उसे भारत और चाइना दोनों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड अभी तक वही चल रहा है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख लो, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला एरिया उत्तराखंड का है, ये वाला एरिया हिमाचल प्रदेश का, ये वाला है लद्दाख का। तो ये जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, तो इधर आपको वेस्टर्न सेक्टर से लेके मिडिल सेक्टर आ गया। ये वाला जो यार आपका एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पे जो सिक्किम है, यहाँ पे जो सिक्किम है, ये अपना ईस्टर्न सेक्टर में आ गया। क्लियर। अब एक लास्ट इंडिया नेपाल बाउंड्री की तरफ हम लोग कवर करते हैं। तो इंडिया नेपाल बाउंड्री का आपको पता है कि
मैप पर में सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ लैंड शेयर करता है। तो इंडिया नेपाल बाउंड्री में आप देखो तो सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए, बिहार को कवर करते हुए, आप ये देख लो ग्रीन वाला पार्ट वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए ये सिक्किम तक जाता है, क्योंकि ये नेपाल पूरा या ये है ना, ये नेपाल पूरा ये है। तो कहाँ से शुरू होता है? उत्तराखंड से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड ये ग्रीन वाला वेस्ट बंगाल को भी थोड़ा सा अपर, मतलब नदर्न वेस्ट बंगाल, जो सबसे पहले वेस्ट बंगाल का सबसे उत्तरी भाग है वहां पे थोड़ा सा टच करता है यहाँ पे, फिर सिक्किम को टच करता है। तो यहाँ ये भी 5 एरिया को टच करता है नेपाल। किसे किसे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इंडिया नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन हमारे नेपाल के साथ में, जैसे चाइना के साथ अभी हम लोग देखें कि लैंड डिस्प्यूट है, चाहे अक्साई चीन का बात हो जाए, चाहे पैंगोंग सो लेक का बात हो जाए, चाहे ईस्टर्न सेक्टर की बातें हो जाए, वहां पे डिस्प्यूट है। पाकिस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट है, पीओके से लेकर हर कुछ में, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर हर जगह। सिमिलरली नेपाल के साथ भी है। तो नेपाल के साथ एक जगह है काला पानी, वहां पे हमारा डिस्प्यूट है। अब ये काला पानी है कहाँ? तो मैं बता दूं कि काला पानी एक जगह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह है काला पानी। वहां पे एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए, यहाँ पे मैप अटैच्ड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट मिनट, आप पॉलिटिकल मैप से ही समझो। देखो, उत्तराखंड में यहाँ पे एक जगह आता है पिथौरागढ़, ये है ये जगह। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आता है यहाँ पे काला पानी, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे है। कि उत्तराखंड में वो थोड़ा ही सा है, उत्तराखंड में बिल्कुल थोड़ा सा है, बट नेपाल में वो बहुत ज्यादा है। वो एरिया का नाम है काला पानी। तो ये इशू क्यों है, ये डिस्प्यूट क्यों है? तो आप देखोगे तो ये पहली बात, जो पूरा रूट है ये कैलाश मानसरोवर का रूट है। जो जो काला पानी वाला रूट है कैलाश मानसरोवर का रूट है। उसमें होता क्या है ना, कि पहली बार कहा गया कि ये जो काले बीच में एक काली रिवर होगा, जो काली रिवर होगा ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक नदी है जिसका नाम है काली रिवर। तो ये अपर हिमालय से आती है और ऐसे बहती है नेपाल की तरफ। तो ये एक जगह जो काला पानी है, तो काला पानी को टच करते हुए नेपाल में जाती है। कह दिया गया, तो जब एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था तो कह दिया गया था कि ये जो काला पानी है, वो उस काला पानी के पास जो काली रिवर है, ये काली रिवर ही है, बेसिकली इंडिया और नेपाल का बॉर्डर होगा जो उत्तराखंड से होकर गुजरती है। ये कह दिया गया था, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में ही कह दिया गया था। ट्रीटी ऑफ सुगौली क्या था कि एक एंग्लो नेपाली वार हुआ था, उसके बाद 1816 में क्या है, एक ट्रीटी हुआ। उस ट्रीटी में यह कहा गया कि काली रिवर जो है वो होगा, एक बॉर्डर होगा। किसका बॉर्डर होगा? तो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर होगा, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिकली क्या कहा गया कि ये काली रिवर एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विथ इंडिया, कि मतलब नेपाल का जो वेस्टर्न बाउंड्री है, अब ये नेपाल है, नेपाल का जो वेस्ट साइड ये हो गया, ईस्ट साइड ये हो गया, तो ये जो वेस्ट साइड का जो बाउंड्री है ना, ये काली रिवर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी तक उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट फिर भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन अगला डिस्प्यूट जो हम लोगों का उनके साथ है, ये सुस्ता। ये सुस्ता क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है सुस्ता, उसकी वजह से, आप जैसे काला पानी में काली रिवर है, वैसे सुस्ता में गंडक रिवर की वजह से डिस्प्यूट है। वही गंडक रिवर जिसे नेपाल में नारायणी रिवर बोलते हैं, गंडक रिवर को नेपाल में नारायणी बोलते हैं। अब ये डिस्प्यूट हुआ क्या कि अगेंस्ट सुगौली ट्रीटी, जो सुगौली ट्रीटी हुआ था उसी में कहा गया था, क्योंकि सुगौली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था 1816 में? नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सुगौली ट्रीटी हुआ था। और ये इसमें क्या था कि गंडक रिवर अगेन इन्वॉल्व था। तो इसमें कहा गया कि ये जो गंडक रिवर है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, देखिए इशू यही है कि गंडक रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है वो नेपाल के पास रहेगा, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो इंडिया के पास रहेगा। कि ये कहा गया ट्रीटी ऑफ सुगौली में सुस्ता वाले पर्सपेक्टिव से। काली रिवर वाले काला पानी के पर्सपेक्टिव से तो ये बोला गया कि ठीक है, काली रिवर जो है वो बस एक डिमार्केशन, वो एक डिमार्केशन हो गया इंडिया और नेपाल का, कि ये एक बॉर्डर हो गया, दोनों को डिवाइड करता है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वहां का। बट यहाँ वाले में हुआ ना कि ये जो गंडक रिवर है जिसे नेपाल में नारायणी बोलते हैं, उसे कह दिया गया सुगौली ट्रीटी से कि जो इस गंडक रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है वो नेपाल के पास रहेगा, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो इंडिया के पास रहेगा। बट ये इशू होता क्या है ना कि गंडक के साथ दिक्कत क्या है कि गंडक हर साल अपना कोर्स ऑफ फ्लोइंग बदलती है। अब कोर्स ऑफ फ्लोइंग बदलती है, तो जब ये 1816 में ट्रीटी बना था तो वेस्टर्न पार्ट नेपाल के पास था। उस वक्त जो बहने का जो कोर्स था गंडक का वो वेस्टर्न फ्लोइंग था। लेकिन अभी वो ईस्टर्न फ्लोइंग हो गया है। अभी वो क्या है, मतलब ईस्टवार्ड फ्लो करता है, ईस्टर्न फ्लोइंग है।
तो अब ये समझो कि इस गंडक रिवर पे इंडिया का कंट्रोल है, जिसे नारायणी बोलते हैं, उस पे इंडिया का कंट्रोल है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगौली से ही तो बोला गया था कि इंडिया के पास कंट्रोल होगा वो चीज। लेकिन क्योंकि अब वो नेचुरल चीज है, उसने अपने आप बहने का कोर्स बदला, तो बदला तो इंडिया के पास तो पहले से ईस्टर्न फ्लोइंग, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर इंडिया के पास था। और अब वो जाके क्या है कि गंडक रिवर है कि हमेशा ईस्टर्न फ्लोइंग है, तो इंडिया को उसका प्रायोरिटी मिल रहा है। बट नेपाल का क्लेम ये है कि नेपाल कहते हैं कि हमने जब ये ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था तो हमें वेस्टर्न पार्ट ये कह के दिया गया था कि हम लोगों के पास एक लोअर हैंड है, तो हम लोगों के पास गंडक रिवर का एक्सेस होना चाहिए। तो उनका कहना है कि गंडक रिवर जब भी अपना कोर्स बदले अकॉर्डिंग टू दैट हमारे अटॉर्नी में अमेंडमेंट होना चाहिए, और उसी पे बहस चल रही है अभी तक, राइट। सो गंडक रिवर, और अब इसमें देखो, गंडक रिवर चेंज इट्स कोर्स एंड सुस्ता मूव टू द ईस्ट साइड ऑफ द रिवर, नाउ इट इज ऑन इंडियन साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, गंडक रिवर ने अपना कोर्स बदला, और सुस्ता जो है वो कहाँ मूव कर गया, तो ईस्ट साइड में मूव कर दिया, जो कि ईस्ट साइड कहाँ है, तो इंडियन साइड ऑफ द रिवर में है, राइट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो इंडिया और नेपाल के साथ दो इशू था, एक था सुस्ता वाला और दूसरा था काला पानी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। सुस्ता कहाँ है, तो ये है आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में है और नेपाल में है। इंडिया भूटान के साथ बात कर ले तो भूटान के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं, मतलब वेरी पीसफुल। आप देख लो भूटान कहाँ है, बीच में है, भूटान कहाँ है, बीच में है। इधर सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल है, चार राज्यों के बीच में है, बट नो डिस्प्यूट एट ऑल, सबसे शांत है। एंड द लास्ट वन इज इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री आप सबको पता है कि 1947 में जब हम लोग स्प्लिट हुए थे, तो साइरल रेडक्लिफ नामक एक व्यक्ति थे जो चेयरमैन थे, वो रेडक्लिफ अवार्ड करके लाए, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। जैसे इंडिया चाइना के ईस्टर्न सेक्टर वाले बॉर्डर को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ बॉर्डर बोलते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया की बात कर ले तो आपको पता है कि एक यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये जो है कि पीओके हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वो लोग बोलते हैं आईओके, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये दोनों एरिया जो है हमेशा डिस्प्यूट रहता है, उसके कई सारे रीजन है, उसका पॉलिटिकल रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, एंड ऑब्वियसली हिस्टोरिकल रीजन है। तो अभी ज्योग्राफी में उसके हिस्टोरिकल रीजन जानने की जरूरत नहीं है। बात कर ले तो कितना इलीगल ऑक्यूपेशन की हमेशा बात होती है, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि सियाचिन ग्लेशियर की बात कर ले, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम में है, हिमालय में। ठीक है, ये लोकेटेड है, तो ये भी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन मेघदूत आपको पता होगा 1984 में हुआ था, उसके वजह से जितने भी ऑल मेजर पासेस थे वो करेंटली इंडिया के पास है। 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, जिसकी वजह से द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। तो ये बहुत बड़ी जीत थी इंडिया की, कि इन्होंने क्या किया था कि जितने भी पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर और उसके साथ जितने मेजर पासेस आते हैं वो सब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है 1984 से लेके अब तक, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद आता है साल्टोरो रिज। ये साल्टोरो रिज क्या है, तो साल्टोरो रिज बेसिकली कुछ नहीं है, एक माउंटेन रेंज है। कहाँ आता है, तो काराकोरम में आता है। ठीक है, मतलब सब रेंज है बेसिकली, एक काराकोरम हाइट्स का या साल्टोरो रिज का। और कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये एकदम बीच में, काराकोरम के बीच में लोकेटेड है, जिसे हार्ट ऑफ काराकोरम बोलते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर से अगर इसका लोकेशन देखे तो ये साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है। साल्टोरो रीजन इज और साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन, कौन, तो साल्टोरो रीजन आप मैप में देख सकते हो, आप मैप में देखो। ठीक है, तो ये अपना अक्साई चीन एरिया हो गया, जिसे चाइना 1960। सर क्रीक की बात करें तो ये जो है एक वाटर डिस्प्यूटेड 96 किलोमीटर का एक वाटर डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। आप देखिए कि रन ऑफ कच्छ का जो मार्श लैंड है, मैं आपको एक मैप के जरिए समझा दे रहा हूँ कि ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है। आप देखिए ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है। तो यहाँ पे जो 96 किलोमीटर का एरिया है ना, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक वाटर डिस्प्यूट चलता है। ये वाटर डिस्प्यूट क्या चलता है कि पाकिस्तान उसको क्लेम करता है कि जो ईस्ट शोर ऑफ इस्चुरी है, आपको पता है कि वो इस्चुरी है, तो जो इस्चुरी है ईस्टर्न शोर, उसे पाकिस्तान क्लेम करता है। लेकिन इंडिया किसे क्लेम करता है, तो उसी जगह के सेंट्रल लाइन को इंडिया क्लेम करता है।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1914 में 1940 में एक बॉम्बे गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन साइन हुआ था। बॉम्बे गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था 1914 में। वो किनके किनके बीच में हुआ था? तो उस समय के जो सिंध के सरकार थे, सिंध के जो गवर्नमेंट थे उस समय के, उनके, और जो कच्छ के जो महाराज थे, राजा महाराज, राव महाराज, राव महाराज ऑफ कच्छ जो थे उनके बीच में, एंड गवर्नर ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था। बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914, ठीक है। उसके पैराग्राफ 9 और 10 में बेसिकली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। और आप देखो तो उस सेम जगह को पाकिस्तान बोलता है कि हमारा ईस्टर्न शोर है, जैसे इसके ईस्टर्न पार्ट को पाकिस्तान क्लेम करता है, लेकिन इंडिया कहता है कि ये पूरा सेंट्रल लाइन ही हमारा है, तो तुम कहां से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इस्टोरी को क्लेम कर सकते हो? सो वो डिस्प्यूट अभी तक चलता है। और वो डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि एक चीज है आईएमबीएल, एक चीज है आईएमबीएल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ये आप सर क्रीक का आप ये समझो कि ये कुछ नहीं है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसे आईएमबीएल बोला जाता है, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन ये डिमार्केट नहीं हुआ है, डिमार्केट नहीं हुआ है मतलब इसे मार्क नहीं किया गया है ऑफिशियली। जैसे आप ये देखो, ये सिंध एरिया है पूरा, ठीक है, और ये इंडिया है। इसी बीच में से ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये सर क्रीक है, यही सर क्रीक है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसे आईएमबीएल बोलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन। इसमें दिक्कत क्या है ना, कि इसे पाकिस्तान क्लेम करता है तो इंडिया इस पे डिस्प्यूट खड़ा कर देता है, और जब इंडिया क्लेम करता है तो पाकिस्तान डिस्प्यूट खड़ा कर देता है, ठीक है। इसलिए अभी तक ये डिमार्क नहीं हुआ है और अभी तक इसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये था इसका सर क्रिक का स्टोरी। अब इंडिया म्यांमार बाउंड्री की बात कर ले तो आपको पता है कि आप अगर म्यांमार का लोकेशन देखें तो म्यांमार, जिसे पहले बर्मा बोलते थे, ये कहाँ है? यहाँ पे है। इंडिया की ये 4 स्टेट को टच करता है। सबसे नीचे मिजोरम, उसके ऊपर मणिपुर, उसके नीचे ऊपर नागालैंड, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार के साथ हमारा इतना कोई इशू नहीं रहता, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि वो टोटली इंडिया के 4 स्टेट्स को टच करता है, बॉर्डर शेयर करता है। एक है मिजोरम, एक है मणिपुर, एक है नागालैंड, एक है अरुणाचल। नीचे से देखें तो एक है मिजोरम, ये सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ देता है। मणिपुर, उसके ऊपर है नागालैंड, एंड देन सबसे ऊपर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट विच इज नोन एज अरुणाचल। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। दैट्स इट। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि वाटर सेट किन किन के थ्रू होता है उनका, तो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। एक इर्रा वैडी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं अया वैडी भी लिखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा और इर्रा वैडी के थ्रू जो है उनका वाटर सेट जाता है। तो ये बेसिकली मतलब ब्रह्मपुत्रा, ऑब्वियस सा बात है कि 7 सिस्टर्स को होते हुए जाता है, और उनके यहाँ जो है वो यही ये वाला रिवर है, इर्रा वैडी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं श्रीलंका के साथ। तो इंडिया श्रीलंका के साथ हमारा उतना कुछ है नहीं। आप मैप के जरिए मैं एक बार आपको समझाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। देखो, ये एक जगह आपको दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ये एक जगह दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। सो इंडिया और श्रीलंका का जो, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंड बाउंड्री तो है नहीं, सी बाउंड्री है, सी बाउंड्री को किसी ना किसी तरीके से तो आप मार्क करोगे। तो ये एक जगह है पाक स्ट्रेट, ये एक नैरो वाटर पैसेज है, जिसके वजह से मतलब यहाँ पे रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक जगह धनुषकोडी, और श्रीलंका के एक आइलैंड है, वहां के दोनों को पाक स्ट्रेट डिवाइड करता है और बेसिकली एक वाटर पैसेज बनाता है। तो इंडिया एंड श्रीलंका उसी से सेपरेट होता है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट है क्या? तो एक नैरो और सैलो सी है बीच में, जो एक श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है। तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जो मैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ मैप है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक जगह है, ये एक जगह है रामेश्वरम, रामेश्वरम में एक जगह है धनुषकोडी, ये है एग्जैक्टली ये, ठीक है। और रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में, आपको पता होगा। ये एक जगह है जिसे बोलते हैं तलाई मन्नर। ये तलाई मन्नर आता है जाफना पेनिनसुला में। ये जाफना पेनिनसुला कहाँ है? तो जाफना पेनिनसुला है श्रीलंका का एक पेनिनसुला है, जिसे जाफना पेनिनसुला बोलते हैं, और उस जाफना पेनिनसुला में तलाई मन्नर एक जगह है। अब आप देखिए, इस तलाई मन्नर और इस धनुषकोडी के बीच में टोटली 32 किलोमीटर का गैप है, टोटली 32 किलोमीटर का गैप है। क्योंकि तलाई मन्नर कहाँ है? श्रीलंका में है। जाफना पेनिनसुला जो कि श्रीलंका में है, तो तलाई मन्नर श्रीलंका में है। धनुषकोडी रामेश्वरम में, जो कि इंडिया में है।
तो धनुषकोडी और इसके बीच में 32 किलोमीटर का गैप है। ये जो 32 किलोमीटर का गैप है, इसी को हम लोग एडम्स ब्रिज बोलते हैं। मतलब आज के ज्योग्राफिकल टर्म में एडम्स ब्रिज बोलते हैं, और इसे पहले राम सेतु कहते थे। मतलब ऐसा इंडियन मिथोलॉजी में कहा जाता है कि भगवान राम जब जा रहे थे श्रीलंका, तो जब जा रहे थे तो यहीं पे नल और नील का जो जिक्र है, जो यहाँ पे पत्थर डालते हैं, पत्थर तैरने लगता है। तो ये 32 किलोमीटर का जो ब्रिज बनाए थे राम सेतु, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब ये एडम्स ब्रिज है, ये है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देख रहे होंगे, इसमें एक जगह है, इसमें एक जगह, एक मिनट में यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। ये एक जगह है, ये ग्रीन में मैं जो लिख रहा हूँ, इस जगह को बोलते हैं कटचा तिबू। कटचा तिबू एक जगह है। आप देखिए ध्यान से कि धनुषकोडी से भी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, और तलाई मन्नर से भी सेम डिस्टेंस है। और इसको लेके हमेशा एक डिस्प्यूट चलता था। श्रीलंका क्लेम करता था कि ये मेरा लैंड है, इंडिया क्लेम करता था कि मेरा लैंड है। फाइनली जाके 1974 में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ इंडिया और श्रीलंका में, और उस कन्वेंशन के तहत ये कच्चा तीबू आइलैंड है, ये बेसिकली एक आइलैंड है। तो इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया। इस आइलैंड को किसे दे दिया गया? तो इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया 1974 में एक पीस ट्रीटी के तहत, राइट। तो ये था अपना श्रीलंका से रिलेटेड। तो श्रीलंका से रिलेटेड कुछ नहीं, एक पाक स्ट्रेट है जो कि नैरो एंड शैलो सी पैसेज है, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अब बात कर ले तो धनुषकोडी है रामेश्वरम में, और तलाई मन्नर जो जाफना पेनिनसुला ऑफ श्रीलंका में आता है। ये दोनों के बीच में एक 32 किलोमीटर का गैप है, और ये 32 किलोमीटर के बीच में जो है वो एडम्स ब्रिज है, जिसे इंडियन मिथोलॉजी में राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे एक कच्चा तीबू आइलैंड है। इस आइलैंड को एक जमाने में इंडिया भी क्लेम करता था, श्रीलंका भी क्लेम करता था। बट 1974 के पीस ट्रीटी के अकॉर्ड के मुताबिक श्रीलंका को इसे इंडिया ने कन्वेंशन के मुताबिक दे दिया कि ठीक है, कच्चीबू आइलैंड बिलोंग्स टू यू श्रीलंका, राइट। सो जितना भी इंडिया इन इट्स लोकेशन में हो सकता था, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट से लेके, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चाइना हो, जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते थे, वाटर बॉर्डर हो सकते थे, वो सारे चैनल कवर करते हुए हम लोग आज चलेंगे। तो कोस्ट लाइन की भी बात कर लिए, सब कुछ बात हो गई। वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन से लेके हर कुछ। तो आज हम लोग का लोकेशन एंड लैंड बॉर्डर कंप्लीट हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे। जो मैं बोला हूँ 5 वीडियो में हम लोग इस इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। आज एक वीडियो हो गया, बाकी के बचे 4 में इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।